हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 का अध्ययन करेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, इसके प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, वह था अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत व भारतीय रियासतों के लिए संघ का सुझाव प्रस्तुत किया और इस संघ में जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे, भारतीय रियासतों को भी शामिल करने की बात की गई थी और इस संघ में स्वेच्छा से सम्मिलित हों। इस प्रकार इस एक्ट में देशी रियासतों के लिए परिसंघ में सम्मिलित होने के विकल्प रखे गए थे, परंतु देशी रियासतों के शासक इस भारतीय संघ की जो स्थापना की जानी थी, इस चार्टर एक्ट पे जो है कि किसी भी के द्वारा, यानी कि जो देशी रियासतों के जो सदस्य थे उनके द्वारा जो है कि हस्ताक्षर नहीं किया गया, जिससे परिसंघ की स्थापना नहीं की जा सकी। तो यह सबसे पहला प्रावधान था कि अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना किया जाए, परंतु देशी रियासतों के जो कि नरेशों के द्वारा इस पर जो है कि सहमति व्यक्त नहीं की गई और इसके वजह से भारत में परिसंघ की स्थापना नहीं हो सकी। तो ये पहला प्रावधान परिसंघ की स्थापना थी जो असफल रही। इसके बाद से दूसरा जो प्रावधान था वह है प्रांतीय स्वायत्तता, अर्थात प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन इस शासन अधिनियम के माध्यम से की गई थी, सबसे पहला प्रावधान प्रांतीय स्वायत्तता में इस एक्ट की यह विशेषता थी कि इसमें प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतों के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार उनके मंत्रियों को दिया गया। वे मंत्री तथा प्रांतों के गवर्नर विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला जो ये प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत परिवर्तन किया गया, अर्थात प्रांतों को जो है कि कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और इसी को प्रांतीय स्वायत्तता के नाम से जाना जाता है। कह रहा कि इसमें जो है कि मंत्रियों को ये अधिकार दिया गया कि वे क्या कर सकते थे, कानून बना सकते थे और ये जो मंत्रिपरिषद हुआ करता था वह विधानमंडल के प्रति क्या होता था, उत्तरदायी होता था। इसके साथ साथ अब प्रांत का गवर्नर जनरल के अधीन न होकर के सीधे सम्राट के अधीन था और गवर्नर से यह अपेक्षा की गई कि वह मंत्रिमंडल की सलाह से ही कार्य करेगा, परंतु कुछ मामलों में गवर्नर को स्वविवेकानुसार कार्य करने का भी अधिकार दे दिया गया। तो इस तरह से ये सबसे महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम जो 1935 है उसका ये जो है कि प्रावधान है कि प्रांतों को स्वायत्तता क्या कर दी गई थी, प्रदान कर दी गई थी। इसके बाद से अगला जो परिवर्तन हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, वह है केंद्र में द्वैध शासन की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में जो है कि द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, जिसको हटा करके, अर्थात इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और इसके साथ साथ केंद्र में द्वैध शासन की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। यह भी विभिन्न वृत्ति हुई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कि किस शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी और किस शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में क्या किया गया, द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। इसमें देखते हैं कि 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी शक्ति अभी भी गवर्नर जनरल में ही निहित थी और संघीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था। पहला आपका जो विषय था वह है सुरक्षित विषय और दूसरा विषय था हस्तांतरित विषय। तो इस तरह से जो केंद्र में जब द्वैध शासन की स्थापना की गई तो इसमें जो है कि विषयों को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे अगर आप देखेंगे सुरक्षित जो विषय थे, सेफ सब्जेक्ट जो थे, उसमें आपका प्रतिरक्षा था, विदेशी मामले थे, चर्च एवं जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन है यह सुरक्षित विषय के रूप में केंद्र सरकार के पास थे। इसके अलावा दूसरा हस्तांतरित जो विषय था
वह मुख्य रूप से जो है कि शिक्षा था, खेती है, स्वायत्त शासन है, ये सभी के सभी विषय जो है कि हस्तांतरित विषय की जो है कि श्रेणी में रखे गए थे। अब इसमें ये देखना है कि जो सुरक्षित विषय हैं और हस्तांतरित विषय हैं, इस पर किस तरह से जो है कि कार्य हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो सुरक्षित विषय थे, कह रहा है कि इस पर जो शासन है, गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल यानी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसकी सहायता से करता था, और परिषद के सदस्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और दूसरा जो हस्तांतरित विषय होते थे, इस हस्तांतरित विषयों का जो शासन है वह गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सलाह से करता था, जो कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे, ध्यान दीजिएगा। और इसी को मुख्य रूप से केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना का जो है कि श्रेय प्राप्त होता है, यानी कि केंद्र में दो तरह की शासन व्यवस्था का स्थापना होती है। एक सुरक्षित विषयों के शासन का जो जिम्मेदारी गवर्नर को दिया गया था वह अपनी काउंसिल के साथ करता था, और दूसरी तरफ जो हस्तांतरित विषय थे उस पर वह शासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सलाह से करता था, और यह विधानसभा के प्रति क्या होता था, उत्तरदायी होता था। तो इस तरह से ये सबसे प्रमुख प्रावधान है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस शासन अधिनियम के तहत की गई थी। तो केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। इसके बाद से अगला जो प्रावधान है वह देखते हैं, केंद्रीय विधानमंडल के आकार में क्या किया गया था, परिवर्तन किया गया था, यानी कि केंद्र में जो विधानमंडल हुआ करता था उसमें भी परिवर्तन किया गया। कौन कौन से परिवर्तन किए गए, देखिए आप लोग। कह रहा है कि केंद्रीय विधायिका का गठन सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल वह दोनों सदनों, जैसे पहला सदन आपका लोकसभा और दूसरा सदन जो है कि राज्य परिषद से मिलकर के होता था। जैसा कि वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कि जो आपकी संसद है, इस संसद के दो सदन हैं, एक सदन का नाम आपका जो है कि लोकसभा है और दूसरे सदन का नाम जो है कि राज्यसभा है। उसी प्रकार से इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय विधानमंडल के आकार में परिवर्तन करते हुए इसमें दो सदनों की स्थापना की गई, और पहले सदन का नाम जो है कि लोकसभा और दूसरे सदन का नाम राज्य परिषद रखा गया। हम एक एक को देखते हैं कि लोकसभा में क्या परिवर्तन किया गया, यानी कि इसमें कौन कौन से सदस्य थे, और इसके साथ साथ राज्य परिषद में कितने सदस्य थे। तो जो प्रथम सदन अर्थात जो लोकसभा का गठन किया गया था, उसमें कह रहा है कि कुल 375 सदस्यों में से 250 सदस्य जो थे वह ब्रिटिश भारत से थे। ब्रिटिश भारत का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे और जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों से जो है कि 250 सदस्य और शेष जो 125 सदस्य बच गए वह भारतीय जो रियासतें थी भारत के अंदर वहां से आने थे। ऐसा निर्धारित किया गया ये 375 जो सदस्यों में से। कहा कि इसमें से 250 सदस्यों में से 3 वाणिज्य व उद्योग का व 1 सदस्य श्रमिक का प्रतिनिधित्व करता था। शेष 246 जो सदस्य हुआ करते थे उनका चुनाव जनसंख्या के अनुपात के प्रांतों के चुनाव क्षेत्रों से होता था, और इसका कार्यकाल कितना होता था, 5 वर्ष होता था। और इससे पहले भी गवर्नर जनरल लोकसभा को विघटित कर सकता था, जैसा कि आज के भी समय में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भी विघटित कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी यह अधिकार गवर्नर को प्राप्त था कि वह इस लोकसभा का यानी कि जो कार्यकाल 5 वर्ष है उससे पहले भी क्या कर सकते थे, विघटित कर सकते थे। तो इस तरह से अगला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था वह क्या था, केंद्रीय विधानमंडल के आकार में परिवर्तन किया गया, और इसमें मुख्य रूप से 2 सदन की स्थापना की गई। पहला आपका लोकसभा और दूसरा आपका राज्य परिषद। लोकसभा में 375 सदस्यों का जो है कि रखा गया कि 375 सदस्य होंगे, जिसमें से 250 ब्रिटिश भारत से होंगे और शेष 125 भारतीय रियासत से होंगे। तो इस तरह से ये अगला परिवर्तन था। इसके बाद से देखते हैं जो दूसरा सदन है वह है आपका राज्य परिषद, और राज्य परिषद में सदस्य कितने होंगे, इसके कारण कि 260 सदस्यों में से 156 स्थान ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के थे, और इसमें से
6 गवर्नर के द्वारा नामित किए जाते थे तथा शेष 150 सदस्य सीधे चुनाव के द्वारा आते थे। ध्यान दीजिएगा, जो राज्य परिषद हुआ करता था उसकी सदस्य संख्या 260 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 156 यहाँ देख रहे होंगे स्थान ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के थे और इसमें से जो 6 सदस्य होते थे गवर्नर के द्वारा नामित किए जाते थे और 150 सदस्य सीधे चुनाव के द्वारा आते थे। यानी कि 156 सदस्य संख्या है वह ब्रिटिश भारत की है। इसके अलावा जो 104 सदस्य बच गए वह कहा कि भारतीय रियासत का प्रतिनिधित्व करते थे और यह एक अस्थायी संस्था थी जिसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष के अंत में अवकाश ग्रहण करते थे और इन सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधायिकाओं के द्वारा होता था। जैसा कि आज के समय में आप देख सकते हैं कि जो हमारा राज्यसभा होता है उस राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं अर्थात प्रांतों का ही, राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रांतों के विधायिका के द्वारा अर्थात विधायकों के द्वारा ही वो चुने जाते हैं। सेम वही प्रक्रिया जो है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यानी कि जो राज्य परिषद थी उसके अंतर्गत की गई थी। लेकिन इसमें 260 सदस्य थे, 156 ब्रिटिश प्रांत से थे और 104 सदस्य कहां से थे? भारतीय रियासतों से थे। तो इस तरह से यह दूसरा जो आपका सदन केंद्र में स्थापित किया गया। अगला परिवर्तन है कि केंद्र व प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का क्या किया गया? वितरण किया गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के भी समय में आप पढ़ते हैं कि जो हमारी 3 सूचियां हैं यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वह भारत शासन अधिनियम 1935 में ही निर्धारित कर दी गई थी। तरह की केंद्र व प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इस अधिनियम के तहत विधायी शक्तियों को केंद्र व राज्यों के मध्य विभाजित कर दिया गया और समस्त विषयों को 3 सूचियों में क्या कर दिया गया? तैयार की गई थी। एक एक सूची को हम देखते हैं। सबसे पहला सूची है संघ सूची, यानी कि यूनियन लिस्ट में आप देख सकते हैं कि संघ सूची में जैसे कि सशस्त्र सेवाएं थी, मुद्रा हो गया, डाक कार हो गया, इसके साथ साथ रेल हो गई, विदेशी मामले हो गए आदि 59 विषयों को इस संघ सूची में शामिल किया गया था और इस विषय पर केवल और केवल केंद्रीय विधानमंडल को ही कानून बनाने का क्या था? अधिकार था। यानी कि इस पर न तो जो कि प्रांत के द्वारा कानून बनाया जा सकता है न किसी अन्य के द्वारा बनाया जा सकता है। वह कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा? यानी कि केंद्र का विधानमंडल बनाएगा। इसके बाद से दूसरी जो सूची थी वह है प्रांतीय सूची थी और इसमें उन विषयों को स्थान दिया गया था जो स्थानीय महत्व के विषय हुआ करते थे, जैसे आपका शिक्षा है, भू राजस्व है, स्थानीय स्वशासन है और इसमें कुल और कुल जो है कि 54 विषय को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शामिल किया गया था। तो इस तरह से संघ सूची, राज्य सूची हो गया और जो तीसरी सूची है वह है समवर्ती सूची, यानी कि इसमें केंद्र व प्रांत दोनों को जो है कि कानून बनाने का अधिकार इन विषयों पर दिया गया था कि केंद्र और राज्य दोनों इस विषयों पर कानून बना सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से तरह के समान अधिकार प्राप्त थे, पर विरोधाभास की अवस्था में, विरोधाभास का तात्पर्य ये हो गया, समवर्ती का मतलब हो गया कि समान रूप से दोनों सदनों को अधिकार होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें जो है कि शिक्षा विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया तो शिक्षा पर अगर कानून जो है कि केंद्र भी बना रही है, राज्य भी बना रही है, तो केंद्र के द्वारा जो बनाई गई विधि होगी वही मान्य होगी। वही कह रहा कि विरोधाभास की अवस्था में संघीय कानून को मान्यता दी जाती थी, जैसे दंड विधि प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह, तलाक आदि विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया था। तो इस तरह से भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यानी कि केंद्र व प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि किस शासन अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा पहली बार किया गया था, तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके तहत केंद्र व प्रांतों में 3 सूचियों का निर्धारण किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो परिवर्तन है वह है
1935 के इस अधिनियम के द्वारा देश के 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। जैसा कि आज के भी समय में आप देखेंगे, भारत में जो 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों में यदि आप देखेंगे तो सभी राज्यों में द्विसदनात्मक जो है की व्यवस्था नहीं है। कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, अन्यथा की स्थिति में अन्य सभी राज्यों में केवल और केवल एक सदन ही क्या है, मौजूद है। तो उस समय भी यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भी करा कि जो प्रांत थे यानी कि 11 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी जो क्षेत्र थे कि कहा गया कि देश के 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका मंडल को अपनाया गया था, जो विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के बनते थे। आज के भी डेट में आप देखेंगे तो विभिन्न प्रांतों में विधानसभा और दूसरे सदन का क्या नाम है, विधान परिषद। तो उसी तरह से भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि प्रांतों में कुछ ऐसे प्रांत होंगे जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया जाएगा और सिर्फ उस समय उनकी जो संख्या थी वह 6 थी। और आज के भी डेट में आप देखेंगे तो भारत में सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। बाकी सभी राज्यों में एक ही सदन अर्थात जो आपका विधानसभा है वही मौजूद है, बाकी विधान परिषद जो है कि केवल 6 राज्यों में मौजूद। इसके बाद से शेष प्रांतों में कह रहा है कि विधानमंडल एक सदनात्मक वाला होगा, अर्थात विधानसभा जो है वह सिर्फ पाया जाएगा, विधान परिषद नहीं होगा। उच्च सदन विधान परिषद तथा निम्न सदन विधानसभा होती थी और इस तरह से विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था और विधान परिषद के 1/3 सदस्य 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर रिटायर हो जाते थे। जिस तरह से केंद्र में राज्य परिषद एक अस्थायी सदन के रूप में कार्य कर रहा था, उसी तरह से जो है कि आपके प्रांतों में जो आपका विधान परिषद होता था वह भी स्थायी सदन के रूप में कार्य करता था। आज के भी डेट में विधान परिषद एक अस्थायी सदन के रूप में विभिन्न जो 6 राज्यों में पाए जाते हैं वहां कार्य करता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि संघीय न्यायालय का प्रावधान, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघवाद की रक्षा के लिए दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, व्यवस्था की गई थी। इस न्यायालय को भारत का उच्च न्यायालय कहा गया था। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको ध्यान देना है कि इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्थापित जो न्यायालय था उसको किस नाम से जाना जाता था। तो इसको हम लोग जो है कि उच्च न्यायालय के नाम से जानते थे, न कि सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और अधिक से अधिक 7 अन्य न्यायाधीशों को शामिल इसमें किया जा सकता था और न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। ये 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते थे, अर्थात इस संघीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते थे उनका जो कार्यकाल था वह 65 वर्ष था, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष कार्यकाल नहीं था बल्कि ध्यान देना है, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक वो अपना कार्य कर सकते थे। और यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता था। और क्यों नहीं होता था? क्योंकि आप उस समय जान रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अगर इस न्यायालय में मान लीजिए कि संघीय न्यायालय में किसी को जो है कि मुकदमा हार गया तो उसके बाद से अंतिम जो अपीली न्यायालय होता था वह ब्रिटेन के अंदर स्थित जो प्रीवी काउंसिल था वह होता था। इसीलिए इसको सर्वोच्च न्यायालय नहीं कहा गया बल्कि क्या कहा गया है, उच्च न्यायालय का नाम दिया गया। तो इसीलिए कह रहा है कि यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध अपील ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में जो है की जा सकती थी। जैसे भारत में अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय हम उसे ही कहते हैं कि उसके निर्णय के विरुद्ध दूसरे किसी न्यायालय में जाने की अनुमति न हो। लेकिन यहाँ पर भारत के अंदर जो स्थित संघीय न्यायालय था इसके विरुद्ध निर्णय, अगर किसी प्रकार का निर्णय आ रहा है तो उसके विरुद्ध हम ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। इसलिए इस संघीय न्यायालय के
जो न्यायालय थे उसको हम जो है कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं कह सकते थे, ये बात ध्यान देना है। इसके बाद से अगला जो परिवर्तन हुआ था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया था, यानी कि दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई। जिस तरह से इसके पहले भारत शासन अधिनियम 1919 में आप लोगों ने पढ़ा कि इसमें जो है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था, मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उसी प्रकार से इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी क्या किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत की गई थी। अगला है कि लोक सेवा आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। यह भी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किस भारत शासन अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें कहा है कि केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से यह भारत शासन अधिनियम 1935 के महत्वपूर्ण प्राविधान थे जो किए गए थे। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।